बहुत समय पहले किसी गांव में एक विनोद नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो विनोद एक साधारण व्यक्ति था, परंतु वो जरूरतमंद लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं था। विनोद हमेशा गरीबों और अनाथ लोगों की मदद करता था, जबकि वो खुद एक गरीब परिवार से था। विनोद अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती किया करता था। वो अपने खेतों पर कई वर्षों से काम कर रहा होता है, परंतु उसे उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी न किसी कारण वर्ष उसके खेत में कभी फसल नहीं लहराया करती थी, जिस वजह से विनोद गांव के बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था और उससे जो थोड़े बहुत रुपए मिलते उसी से अपना घर चलाया करता था। विनोद गांव में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी कावेरी और उसकी प्यारी सी बेटी शिखा रहती थी। कावेरी घर पर रहकर ही घर के सारे काम देखा करती थी। वहीं उनकी इकलौती बेटी शिखा स्कूल में पढ़ाई लिखाई करने जाया करती थी। हमेशा की तरह विनोद अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है और आज कई दिनों बाद कावेरी भी उसके साथ जा रही थी। फिर जब दोनों खेत में पहुँचते हैं तो देख रही हो कावेरी, इस बार मेरी फसल बड़ी हो रही है। जरूर इस बार हमें अच्छा मुनाफा होगा। ये तो आप पिछले कई सालों से कह रहे हैं, लेकिन फसल काटने से पहले हमारी सारी फसल नष्ट हो जाती है। मैं तो कहती हूँ कि हमें ये खेत बेचकर कहीं और खेत ले लेना चाहिए। नहीं कावेरी, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम इसे ऐसे ही नहीं बेच सकते। तुम जरा सब्र रखो, हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। इतना कहकर विनोद अपनी फसल की सिंचाई करने लगता है। विनोद के पड़ोस में ही सेठ के खेत भी थे, इसलिए सेठ विनोद का खेत भी खरीदना चाहता था। क्यों विनोद, इस बार तो तुम्हारे खेत में अच्छी फसल आई है। हाँ मालिक, इस बार मैंने अपने खेत में अच्छे से खाद और दवाई लगाई है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। अरे पागल, तेरे खेतों की जमीन बंजर है और उसमें कुछ भी नहीं उगने वाला। मैं तुझसे कितने सालों से कह रहा हूँ, 80,000 रुपए में अपनी वो जमीन मुझे बेच दे। आएगी मालिक आएगी, एक दिन मेरे भी खेतों में हरी भरी फसल जरूर आएगी, जरा सब्र कीजिए। इतना कहकर विनोद अपने काम पर निकल जाता है। फिर उस पूरे दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद विनोद को जो तनख्वाह मिलती है, उससे वो अपना उधार चुकाता है। ये लो भाई, अपने 500 रुपए जो पिछले महीने मैंने तुमसे उधार लिए थे। और इसी तरह विनोद दूध वाला, फल वाला और सभी लोगों को पैसे चुका देता है और वहाँ से कुछ फल और सब्जियाँ और राशन का सामान खरीद कर अपने घर वापस आ जाता है। आ गए जी, सारा राशन का सामान रख दीजिए। लगता है पगार मिल गई है, लाइए मुझे दीजिए। पगार तो मिल गई है और उसमें से 2,000 रुपए खर्च भी हो गए हैं। अब केवल 3,000 रुपए बचे हैं। इससे खेतों के लिए बीज और बिजली पानी खाद दवाई लानी है और बचे हुए 500 रुपए शिखा की फीस के लिए चाहिए। हाय राम, सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं सोच रही थी इस बार कुछ पैसे बचाकर अपने और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले लूंगी। हमारे सारे कपड़े फट गए हैं। कोई बात नहीं शिखा की माँ, मैं जल्द ही तुम्हें एक साड़ी दिलवा दूंगा। पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और आपने अब तक मुझे कोई साड़ी नहीं दिलवाई, तो फिर अब क्या दिलवाएंगे। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन हमेशा की तरह विनोद अपने खेत में पानी डाल रहा होता है कि तभी विनोद देखता है कि उसकी फसल में एक सोने की सिलाई मशीन पड़ी हुई है। ये देखकर विनोद तुरंत उस जादुई सिलाई मशीन को उठाकर अपने घर ले आता है। ये देखो कावेरी, मुझे हमारे खेत में जादुई सोने की सिलाई मशीन पड़ी हुई मिली। जरूर इसके पीछे ऊपर वाले का कोई हाथ होगा, जो उन्होंने बरसों की मेरी मेहनत और ईमानदारी का ये फल मुझे दिया है।
इसके बाद कावेरी जल्दी से उस सिलाई मशीन से कपड़े सिलने लगती है। तभी कावेरी देखती है कि वो मशीन तो जादू से अपने आप ही जादुई सोने के लहंगे सिल रही है। ये देखकर विनोद और कावेरी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। शिखा के पिताजी जल्दी आइए और ये सभी लहंगे बाजार में बेच आइए और अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे हाँ भाग्यवान, जा रहा हूँ। अच्छा तो तुम मेरे आने तक अच्छे अच्छे खाने बनाकर रख लेना। आज हमारी बेटी को स्कूल से लाकर स्वादिष्ट खाना ही मिलना चाहिए। इतना कहकर विनोद सारे लहंगे लेकर कई सुनार की दुकानों पर जाता है और जहाँ से उसे सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं वहाँ पर उन लहंगों को बेच देता है। विनोद को लहंगे बेचकर अच्छी खासी रकम मिल जाती है और फिर विनोद बाजार से अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीद लेता है। परंतु अब हमें ध्यान देना होगा कि किसी को भी हमारी जादुई सिलाई मशीन के बारे में पता ना चले, नहीं तो वो सभी गांव वालों को बता देगा और सेठ हमारी मशीन पर कब्जा कर लेगा। हाँ शिखा की माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं किसी को कानो कान ये खबर नहीं होने दूंगा। और इस तरह विनोद उस दिन के बाद से घर पर रहकर ही अपनी जादुई सोने की सिलाई मशीन की रक्षा किया करता था। धीरे धीरे विनोद और कावेरी ढेर सारे रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और वो सभी लोग शहर चले जाते हैं। शहर में विनोद एक हवेली जैसा अच्छा सा घर ले लेता है और गरीब और अनाथ लोगों के लिए धर्मशाला भी खोलता है। इस तरह उस दिन के बाद से वो सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। रिधि के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग रिधि को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और रिधि से सब लोग नफरत करते हैं। रिधि जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। रिधि जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था और जब रिधि के पिता ने दूसरी शादी की तो रिधि के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिधि की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। रिधि बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रिधि ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जा, घर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। रिधि रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। रिधि रोते रोते वहाँ सो जाती है। तभी सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। रिधि घबराकर जल्दी से उठती है और भागी भागी अपनी माँ के पास पहुँचती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ, उससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ, हो जाएगा। फिर रिधि घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है तो वहाँ एक झाड़ू रखा होता है। वो नई झाड़ू देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है, आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर रिधि जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से एक आवाज आती है,
रुको रिधि, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ, मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगा। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर रिधि बहुत खुश होती है। फिर रिधि की सौतेली माँ बाजार से घर वापस आ जाती है तो देखती है कि घर बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, घर की तो सफाई हो गई, अब जा बाथरूम में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, उससे भी धो दे। फिर रिधि बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो वो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में ही रखा है। ये देखकर रिधि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जादुई झाड़ू कपड़ों को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब रिधि को घर में कोई भी काम करना नहीं पड़ता था, सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। रिधि की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतना सारा काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो रिधि पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो रिधि को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई भी करती है और उससे पूछती है, बता मुझे तेरा सारा काम कौन कर देता है, कौन तेरी मदद करता रहता है, बता जल्दी। कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है, अभी रुक, अभी तुझे बताती हूँ। फिर वो रिधि को बाथरूम में बंद कर देती है। रिधि बाथरूम में रो रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाता है। चुप हो जाओ रिधि, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादुई झाड़ू रिधि की सौतेली माँ के कमरे में जाता है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगता है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ रिधि को सताती तो जादुई झाड़ू सौतेली माँ की खूब पिटाई कर देता था और जादुई झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई भी नहीं देता। झाड़ू सिर्फ रिधि को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन रिधि की सौतेली माँ रिधि को छत पर लेकर जाती हैं और उसे धक्का दे देती हैं। रिधि छत से नीचे गिर रही होती है कि तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से रिधि को बचा लेता है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देता है और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाला होता है कि तभी रिधि कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है रिधि, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि से माफी मांगती है। रिधि अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर रिधि की सौतेली माँ रिधि को कभी नहीं सताती और रिधि स्कूल भी जाने लगती है। फिर सभी लोग एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। कृष्णापुर नामक एक गांव में दो बहनें शिखा और आरती अपनी माँ साधना के साथ रहा करती थी। आरती पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी माँ के घर के कामों में भी उनका हाथ बटाया करती थी। वहीं शिखा बहुत ही आलसी लड़की थी और वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। शिखा और आरती के पिता कैलाश की कुछ समय पहले ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा उठाना पड़ता था। साधना गांव के एक सेठ के यहाँ पर काम करती थी। सेठ साधना को काम के बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा चलाने में बहुत सी दिक्कतें आती थी।
कभी कभी तो तनख्वाह समय पर न मिलने के कारण उनके पास ऐसा समय भी आ जाया करता था जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो सभी लोग भूखे पेट ही सो जाया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन साधना सेठ के कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उसके हाथ से सेठ का एक बेशकीमती गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। सेठ टूटे हुए गुलदस्ते की आवाज सुनकर गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ने की? तुझे पता भी है कि ये पूरे 10,000 रुपए का गुलदस्ता था। जल्दी से मेरे 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम भला मैं कहाँ से लाऊंगी? आप तो मुझे केवल 2,000 रुपए ही महीने की पगार देते हैं। इतने में तो मेरे घर का राशन पानी बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है। कृपया करके मुझे काम से ना निकालें। आप तो धनवान हैं। हमारे घर का चूल्हा आपके यहाँ मजदूरी करके ही जलता है। कृपया करके आप मुझे काम से ना निकालें। मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं। मैं तो भूखे पेट गुजारा कर लूंगी, पर उन मासूमों को तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम मेरे 10,000 रुपए मेरे हाथ में दे दोगी, उस दिन से मैं तुझे वापस काम पर रख लूंगा। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। ऐसा कहकर सेठ साधना को काम से निकाल देता है। साधना घर जाकर अपनी बेटी आरती को बोलती है, आरती बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगी? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था। आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? माँ, आप केक बनाने का काम कर सकती हो। केक बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। एक बार आप जरा सोचिए तो। तुम ठीक कह रही हो बेटी। कल ही मैं शहर से सामान लाकर केक बनाया करूँगी। अगले दिन साधना अपनी बची हुई जमा पूंजी से बाजार जाकर केक बनाने का सामान ले आती है और घर चलाने के लिए घर में ही केक बनाने का काम शुरू कर देती है। साधना बहुत ही अच्छे केक बनाया करती थी, इसीलिए धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उसके हाथों के बनाए हुए केक खरीदने लगे। गली गली केक बेचकर साधना बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी दादी साधना के घर रोटी मांगने के लिए आ जाती है और कहती है, बेटा, कुछ खाने के लिए है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लगी है। साधना बूढ़ी दादी को घर में बिठाकर अपने हिस्से की 2 रोटी बूढ़ी दादी को दे देती है और उनसे कहती है, ये लो अम्मा, ये 2 रोटी ही है, आप इसे खा लो। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं कल खा लूंगी। फिर वो बूढ़ी दादी 2 रोटी खा लेती है। रोटी खाते ही वो बूढ़ी एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, साधना बेटी, मैं एक परी हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियाँ थी, लेकिन फिर भी तुमने वो रोटी मुझे दे दी। तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई केक बनाने की मशीन देना चाहती हूँ। ये लो, इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारे सारे केक अपने आप ही बन जाया करेंगे और तुम उन केक्स को ले जाकर बाजार में बेच देना। इसी तरह तुम्हारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे और तुम धीरे धीरे अमीर हो जाओगी। परंतु ध्यान रहे, कभी भी जादुई केक बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल गलत कामों में मत करना। और इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारी जो भी कमाई हो
उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। साधना उस जादुई केक बनाने वाली मशीन को परी का आशीर्वाद समझकर रख लेती है। फिर सुबह जब साधना उस कमरे में वापस आती है तो देखती है कि जादुई केक बनाने वाली मशीन ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर केक अपने आप ही बनाकर रख दिए हैं। साधना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन केकों को ले जाकर बाजार में बेचने निकल जाती है। केक इतने टेस्टी थे कि सभी लोग उसे जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं और आज बहुत दिनों के बाद साधना की अच्छी कमाई हुई थी और फिर वो अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लेकर घर पहुंचती है। ये लो मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये चाट, पिज्जा, सैंडविच और बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई है। जल्दी जल्दी इसे खाकर फिनिश करो, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस तरह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उसी घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और जादुई केक बनाने वाली मशीन से जो भी कमाई होती थी वो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। कृष्णापुर नामक एक गांव में दो बहनें शिखा और आरती अपनी माँ साधना के साथ रहा करती थी। आरती पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपनी माँ के घर के कामों में भी उनका हाथ बटाया करती थी। वही शिखा बहुत ही आलसी लड़की थी और वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। शिखा और आरती के पिता कैलाश की कुछ समय पहले ही इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा उठाना पड़ता था। साधना गांव के एक सेठ के यहाँ पर काम करती थी। सेठ साधना को काम के बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिसके कारण साधना को घर का खर्चा चलाने में बहुत सी दिक्कतें आती थी। कभी कभी तो तनख्वाह समय पर न मिलने के कारण उनके पास ऐसा समय भी आ जाया करता था जब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और वो सभी लोग भूखे पेट ही सो जाया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन साधना सेठ के कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी गलती से उसके हाथ से सेठ का एक बेशकीमती गुलदस्ता गिरकर टूट जाता है। सेठ टूटे हुए गुलदस्ते की आवाज सुनकर गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ने की? तुझे पता भी है कि ये पूरे 10,000 रुपए का गुलदस्ता था। जल्दी से मेरे 10,000 रुपए निकाल, नहीं तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, इतनी बड़ी रकम भला मैं कहाँ से लाऊंगी? आप तो मुझे केवल 2,000 रुपए ही महीने की पगार देते हैं। इतने में तो मेरे घर का राशन पानी बहुत मुश्किल से ही आ पाता है। मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है। कृपया करके मुझे काम से न निकालें। आप तो धनवान हैं। हमारे घर का चूल्हा आपके यहाँ मजदूरी करके ही जलता है। कृपया करके आप मुझे काम से न निकालें। मेरी 2 बच्चियाँ भी हैं। मैं तो भूखे पेट गुजारा कर लूंगी, पर उन मासूमों को तो कुछ न कुछ खिलाना ही पड़ेगा ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। जब तुम मेरे 10,000 रुपए मेरे हाथ में दे दोगी, उस दिन से मैं तुझे वापस काम पर रख लूंगा। चल, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मेरे घर से इसी वक्त निकल जा। ऐसा कहकर सेठ साधना को काम से निकाल देता है। साधना घर जाकर अपनी बेटी आरती को बोलती है, आरती बेटा, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा पेट कैसे भरूंगी? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खराब दिन था। आज सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? माँ, आप केक बनाने का काम कर सकती हो। केक बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। एक बार आप जरा सोचिए तो। तुम ठीक कह रही हो बेटी। कल ही मैं शहर से सामान लाकर केक बनाया करूंगी।
अगले दिन साधना अपनी बची हुई जमा पूंजी से बाजार जाकर केक बनाने का सामान ले आती है और घर चलाने के लिए घर में ही केक बनाने का काम शुरू कर देती है। साधना बहुत ही अच्छे केक बनाया करती थी, इसीलिए धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उसके हाथों के बनाए हुए केक खरीदने लगे। गली गली केक बेचकर साधना बहुत मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन एक दिन एक बूढ़ी दादी साधना के घर रोटी मांगने के लिए आ जाती है और कहती है, बेटा कुछ खाने के लिए है? मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लगी है। साधना बूढ़ी दादी को घर में बिठाकर अपने हिस्से की 2 रोटी बूढ़ी दादी को दे देती है और उनसे कहती है, ये लो अम्मा, ये 2 रोटी ही है, आप इसे खा लो। आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मैं कल खा लूंगी। फिर वो बूढ़ी दादी 2 रोटी खा लेती है। रोटी खाते ही वो बूढ़ी एक परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, साधना बेटी, मैं एक परी हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियाँ थी, लेकिन फिर भी तुमने वो रोटी मुझे दे दी। तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई केक बनाने की मशीन देना चाहती हूँ। ये लो, इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारे सारे केक अपने आप ही बन जाया करेंगे और तुम उन केक्स को ले जाकर बाजार में बेच देना। इसी तरह तुम्हारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे और तुम धीरे धीरे अमीर हो जाओगी। परंतु ध्यान रहे, कभी भी जादुई केक बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल गलत कामों में मत करना और इस जादुई केक बनाने वाली मशीन से तुम्हारी जो भी कमाई हो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट देना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। साधना उस जादुई केक बनाने वाली मशीन को परी का आशीर्वाद समझकर रख लेती है। फिर सुबह जब साधना उस कमरे में वापस आती है तो देखती है कि जादुई केक बनाने वाली मशीन ने तो बहुत सारे सुंदर सुंदर केक अपने आप ही बनाकर रख दिए हैं। साधना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन केकों को ले जाकर बाजार में बेचने निकल जाती है। केक इतने टेस्टी थे कि सभी लोग उसे जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं और आज बहुत दिनों के बाद साधना की अच्छी कमाई हुई थी और फिर वो अपनी दोनों बेटियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान लेकर घर पहुंचती है। ये लो मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए ये चाट, पिज्जा, सैंडविच और बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई है। जल्दी जल्दी इसे खाकर फिनिश करो, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस तरह वो अपनी दोनों बेटियों के साथ उसी घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और जादुई केक बनाने वाली मशीन से जो भी कमाई होती थी वो उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।